हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आप लोग के पास। 29 तारीख को आप लोग का बोर्ड का एग्जाम है और आज आप लोग ये वीडियो पूरी देख के जाओगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये सभी 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको स्किप मत करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, लेकिन आप लोग इसको अगर पढ़ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर कि द्विनिषेचन निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द्विनिषेचन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखिए आंसर क्या है इसका, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जो पराग नलिका होती है उसमें जो दो नर केंद्र होते हैं वो उनको बोलते हैं नर केंद्रक, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा, भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद क्या होता है, दो नर युग्मक पहुंचते हैं जिसमें से एक नर युग्मक जो होता है वो वास्तविक मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है, और दूसरा जो बचा हमारा वो दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के बीच बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा समझा के इसको हम नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग के पास समझने का समय अब ज़्यादा शेष बचा हुआ नहीं है। जब कोर्स ज़्यादा है, पढ़ना बहुत है, टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये पढ़ा हुआ है तब भी ठीक है, बढ़िया बात है, स्किप मत करिए और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और नहीं पढ़ा है तो आज इस वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और घर में बैठ के आराम से तसल्ली से इसको याद करिएगा। और क्योंकि ज़्यादा समय आप लोग के पास वैसे भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डीपली आप लोग को समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिलहाल थ्योरी देख लेते हैं। दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। ठीक है, पहला कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा जो हमारा पहला नर युग्मक होता है, लिखा है एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है, तथा दूसरा जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। तो इसी क्रिया को बच्चों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विसंलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विसंलयन भी पूछा जा सकता है, द्विनिषेचन के अंदर आता है वो। फिर क्या है, यहाँ पर एक ही भ्रूणपोष में दो संलयन हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी, पहले जो दो नर युग्मक निकले वो एक अंडकोश में चले गए, दूसरा ने जो है ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर निषेचन हो गया उसका। और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दो तरह के संलयन हुए। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दो नर युग्मक होते हैं दोनों का निषेचन इसमें होता है, इसीलिए बच्चों इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। तो ये थी द्विनिषेचन की छोटी सी टिप्पणी जो कि 5 नंबर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसको और बढ़ा के आप लोग वहाँ पर लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा वहाँ पर आप लोग को नंबर मिलेंगे। फिर उसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, असंजनन क्या होता है, इसका क्या महत्व है। तो असंजनन क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल थ्योरी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए आप लोग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मतलब उनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, हर जीव में पहले नए जीव की उत्पत्ति से पहले जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कुछ पौधे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग असंग जनन कहते हैं। असंग जनन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लेते हैं। पहला हमारा जो होता है बच्चों वो होता है कायिक जनन। अच्छा, अब कायिक जनन क्या होता है, ये इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। ठीक है, जो इस प्रकार का प्रजनन होता है उसमें बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। जैसे आपने किसी कल्ला जो होते हैं पेड़ के, जैसे काट के आप उसको छोड़ दो तो वहीं से जो नए पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ पेड़ होते हैं, लगभग सभी पेड़ों में हमने देखा है कि अगर आप किसी पेड़ को काट दो तो वहीं से आप देखोगे छोटे छोटे पेड़ निकलने लगेंगे। तो वही यहाँ पर होता है कलिका जनन। जैसे यहाँ पर आलू, गन्ना, हल्दी आदि। आलू अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बढ़िया है, आलू हमारे पास, आलू अब घर में ला रख लीजिए 10, 15, 20 किलो जितना भी हो, और उसको अब अगर 10 से 15 से 20 दिन अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर आप लोग देखोगे थोड़े थोड़े से हल्के हल्के सफ़ेद सफ़ेद टाइप के अकवा ऐसे निकलने लगते हैं। पता है उसको, छोटे छोटे बीजी टाइप के होते हैं आलू के। ठीक है, वो
तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हुआ कायिक जनन का आलू। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या बच्चों, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होती है? इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें बीज तो बनेगा, लेकिन बीज के बनने में जो संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन होगा वो नहीं होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को दिखेगा मक्का और धतूरा आदि। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। तो असंग जनन हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या हुई डिफिनेशन असंग जनन की? सिंपल एक लाइन आप लोग याद रखिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बाकी आप अपनी कहानी बना के वहाँ पर लिख दीजिएगा। मेन जो आप लोग इसको लिखेंगे वो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, ताकि ये दूर से ही हाईलाइट हो और एग्जामिनर इसको देख के नीचे पढ़ने की वो कोशिश भी ना करे, ऊपर ही पढ़ के आप लोग को नंबर दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है। तो कई जगह इसके प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, तो प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर बच्चों की बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता क्या होती है देख लेते हैं हम लोग। बहुभ्रूणता क्या होती है? प्रायः एक बीजांड या बीज में ही एक भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब बीजांड या बीज में ही जो होता है वो एक भ्रूण होता है। लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि हमें नाम ही से पता चल रहा है बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारी भ्रूण एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो वहीं पर जो होगा हमारा बहुभ्रूणता का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कहा भी गया है कि यहाँ पर लिखा है एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर, एक बीजांड या फिर बीज में क्या होता है, एक ही भ्रूण होगा। लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, तो इसे ही हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि अनावृत बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो सबसे बढ़िया इसका बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा होगा, संतरा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा बहुभ्रूणता का। ठीक है, उसका देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आवर्त चक्र क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है आवर्त चक्र? मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। ठीक है, प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है किसका? मादा में अंडाणुओं का निर्माण। इस चक्र को ही हम लोग आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मादाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है वो प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इस चक्र को हम लोग आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र भी कहते हैं। तो कई बार आवर्त चक्र ना पूछ के मासिक चक्र पूछ लेता है कि क्या होता है। तो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नाम में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में या फिर आप लोग इसमें चाहे वो इंसानों में मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जीवों में जो हमारे कुत्ते बिल्ली ये सब होते हैं इनमें तो ये सब नहीं होता है। लेकिन हाँ फिलहाल मनुष्यों में ये मनुष्य में भी मादा जो होती है स्त्रियों में ये चक्र जो होता है वो 12 से 13 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में ख़त्म होता है। मतलब 12-13 वर्ष में स्टार्ट होगा और आपको ख़त्म कब होगा जाके ये 45 से 55 साल के जब हो जाती हैं स्त्रियां, तो उनमें जाके ये तब ख़त्म होता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं LH और FSH। ध्यान रखिएगा आवर्त चक्र क्या होता है भैया, पूरा ढंग से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है जितना आप लोग इस समय पढ़ लोगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। पेपर से एक दिन पहले केवल उतना कम आप लोग को रिविज़न करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे मैथ के हैं, आप लोग के फ्रेंड्स हों जो मैथ लिए हों, अगर आप लोग चाहो तो उनको भी हमारा चैनल का लिंक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर मैथ की वीडियो परमानेंट डाली जा रही है, ताकि उन लोग का भी कुछ फ़ायदा हो पाए, वो भी बेचारे पास हो पाएँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग के फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा छात्र हैं जिन्होंने मैथ ले रखी है तो उनको भी हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो जाके आके हमारा जो मैथ की इंपॉर्टेंट वीडियो है या फिर न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं वो उसको भी देख पाएँ। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग तब तक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद देखिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग के सामने आ चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है देखिए भैया, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भैया देखो, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मानव मतलब कि इसमें फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही यहाँ पर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे, 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। ठीक है, कायिक गुणसूत्र जो होते हैं वो स्त्री और पुरुषों में समान होते हैं।
अब बचा एक जोड़ी, तो उसका क्या होता है देखिए, देख लेते हैं। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब मादा का लिंग गुणसूत्र होता है XX तथा नर का जो गुणसूत्र होता है वो होता है XY। ठीक है, इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है वो होता है। शुक्राणु जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22+X 22+Y ये लिखे गए हैं, जो 22 जोड़ी जो सेम होते हैं वो लिखे गए हैं। बाकी अंडाणु जो होते हैं मादाओं में वो भी 22+X और 22+X। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो लिंग निर्धारण होता है वो 23 जोड़ी में से केवल एक जोड़ी जो होती है वो लिंग का निर्धारण करती है कि जो संतान है वो पुरुष होगी या स्त्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब अपूर्ण प्रभाविता भैया क्या होती है ये देख लेते हैं हम लोग। अपूर्ण प्रभाविता जो होती है वो दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दो विपरीत लक्षण वाले पौधे मतलब एक दूसरी प्रजाति का और एक दूसरी प्रजाति का, दोनों सेम प्रजाति के नहीं होंगे, एक अलग जाति का होगा, जाति के नहीं, यहाँ पर थोड़ा गलत मिस्टेक हो गई यहाँ पर, प्रजाति का। ठीक है, मतलब एक जैसे आप बोल सकते हो आदि मानव जैसे पहले होते थे, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, अभी भी कई प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग मनुष्यों में, आप और कहीं जंगल साइड में चले जाओ तो वहाँ पर कस्बे में लोग मतलब दल बना के रहते हैं एक तरह से, वो अलग होती है प्रजाति, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या है कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधे, हम लोग यहाँ पौधों की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए गुलाब का पेड़ और गेंदे का पेड़, एक तरह से आप लोग ऐसे समझ लीजिए, दो अलग अलग प्रजाति वाले, ठीक है, के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो। ठीक है, मान लीजिए गुलाब और गेंदे के पेड़ का हमने संकरण कराया लेकिन किसी का लक्षण किसी पर भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, मतलब आपस में ना गेंदा का लक्षण जो हमें गुलाब पर दिख रहा है ना गुलाब का लक्षण हमें गेंदे पे दिख रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं, यही मत लिखे आइएगा। ठीक है, इस घटना को ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिराविलिसिस या फिर जलापा वन में लाल पुष्प के पौधे और सफ़ेद पुष्प के पौधे। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई पेड़ है जिसमें लाल फूल निकल रहे हैं, दूसरा पेड़ है जिसमें कौन से फूल निकल रहे हैं, सफ़ेद फूल निकल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का जब हम संकरण हमने कराया इन दोनों पेड़ों का, तो जो यहाँ पर इनकी संतान होंगी वो होंगी गुलाबी। ठीक है, F1 पीढ़ी नाम दे दिया हमने F1, गुलाबी होंगी। गुलाबी में फिर जब गुलाबी के आगे चल के संतान कभी होंगी तो एक होगी लाल, एक होगी गुलाबी, एक होगी सफ़ेद, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए लाल, ये लाल भी उसमें होगा और ये सफ़ेद वाला भी देखिए इसमें आ जाएगा और खुद का भी एक इनका जीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो 1:2:1 बनेगा। तो ये होती है हमारी अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम सर परियोजना क्या होती है? मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मतलब हमारे शरीर में जो DNA RNA में जितने भी हमारे में जीन उपस्थित होते हैं उन सभी में जीनोम की उपस्थिति की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। आप समझ लीजिए 3×10⁹ मतलब लगभग आप 3 लिखिए और 9 बार ऐसे ऐसे करके 0 लगा दीजिए ऐसे। ठीक, 9 बार, अब इसमें ज़्यादा जगह नहीं इसलिए हमने बता दिया आप लोग को, ऐसे 9 बार आप लोग 0 लगा दीजिए। इतने जो है हम लोग में जीन होते हैं और हर एक जीन पर खर्चा आता है भैया $3। मतलब कि अगर इस समय हम बात करें तो 80 रुपये हुआ, $1 मतलब 80 रुपये। तो भारत रुपये में अगर कन्वर्ट करोगे $3 को, लगभग यहाँ पर 240 रुपये आप लोग का एक जीन का टेस्ट करने में खर्चा होगा। अब आप लोग खुद सोच लीजिए कितना लंबा यहाँ पर खर्चा होने वाला है। ठीक है, तथा यहाँ पर लिखा हुआ है इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगेगा। अगर हर एक सेकंड अगर एक जीन की भी पहचान की जाए तो हम लोग को 13 साल लग जाएंगे सारे जीन गिनने में। इसे व्यापकता के कारण महापरियोजना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई मानव जीनोम परियोजना। नेक्स्ट भैया हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग भैया क्या होती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग को लिखनी है। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के DNA में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। आप लोग को पता होगा कि
हर एक मानव में डीएनए और आरएनए सब पाया जाता है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो हर एक मनुष्य में अलग अलग होता है। हर मनुष्य में जो डीएनए की संरचना होती है वो चेंज होती है। किसी भी मनुष्य में, इस पूरी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, किसी की भी डीएनए संरचना कभी भी सेम नहीं हो सकती। वही लिखा हुआ है कि डीएनए जीवधारियों में डीएनए की भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम अलेक्स जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, ठीक है। तो इन जो अलेक्स जेफ्रे थे भैया, इनके हिसाब से हर एक व्यक्ति की संरचना को हम लोग देख सकते हैं वो कंप्यूटर द्वारा, ठीक है। फिर यही लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों जैसे कि बाल, खून, लार, त्वचा, वीर, योनि द्रव आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो हमें अवयव चाहिए हमारे शरीर से, आप लोग बाल से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगा सकते हैं, खून से भी, लार से भी, त्वचा से भी, और जो भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसका उपयोग करके किसी खूनी, बलात्कारी, पैतृत्व के संबंध में आदि की पहचान की जा सकती है। मतलब कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर अगर मर्डर हुआ तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम पहुँच गई जांच करने। तो भैया फॉरेंसिक टीम पहुँच गई, उसका काम क्या होता है, वो जगह जगह स्प्रे टाइप का आता है, वो छिड़कती, वहाँ से वो फिंगरप्रिंट के जो भी निशान मिलते हैं उनको वो एक पेपर पर उठा लाते हैं। उठाने के बाद उनको कंप्यूटर में डाल के सर्च करा जाता है कि भैया किस इंसान से इसकी शक्ल मिल रही है। तो अगर आप कहीं पर अंगूठा लगा दो और फॉरेंसिक टीम आके उस अंगूठे को पकड़ के ले जाए और कंप्यूटर में जाके उसको देखेगी तो उसमें आपका चेहरा दिख जाएगा कि भैया इस आदमी का ये अंगूठा है, ठीक है। तो ये होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। फ्रेंड्स फिर देखें यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। नहीं भैया ये कोरोना का टीका नहीं है, जैसे हम लोग अभी कोरोना में लगता था, कोविड का टीका होता था, ये वो टीका नहीं है। दूसरा टीका है, क्या है ये, टीका निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्म जीवों या फिर कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है, ठीक है, जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी कोशिकाओं जो जो उत्सर्जित करती हैं एक तरह से कुछ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोग जानने होंगे, कुछ जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं, जिनका कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनका हमारे पेट में होना जरूरी होता है। तो उन्हीं कीड़ों के जो कोशिकाओं से जो श्रवण होता है, जो लिखा हुआ है जैसे कोशिका द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उनका एक उत्पाद जो बनता है उनका जो उत्सर्जन से, वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। मतलब जो अच्छे कीड़े होते हैं हमारे पेट के, उनके जो कोशिका से जो उत्पाद निकलता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो यह एंटीजन का घोल होता है जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। मोस्टली अधिकतर लोगों के शरीर में जो होता है वो, मतलब लगभग सभी के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा टीकाकरण होता है। बचपन में जैसे पोलियो का टीका होता था, है ना, चेचक का टीका हो गया, और कई तरह के टीके जो लगाए जाते थे, सभी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल अभी कोरोना का टीका भी है जो लगा हुआ था। उसमें क्या हुआ, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहा था वो, ठीक है। उसके बाद है इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने इस टीके की खोज करी थी, किसके, चेचक के टीके की खोज करी थी। तो इसलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हो सकता है वो विकल्पी में आप लोग से एक नंबर में पूछ ले कि भैया चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, तो आप लोग वहाँ पर नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। उसका नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं। स्टेम कोशिकाएं या फिर मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। मतलब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो टूट फूट हो जाती है एक तरह से, उनकी मरम्मत करने के लिए हम लोग स्टेम कोशिकाओं का मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग आगे भी पढ़ोगे। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं के शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्टेम कोशिकाओं का जो मेन काम होता है बच्चों, वो यही होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की जो टूट फूट हुआ करती है उनको ये मरम्मत कर देती हैं, ठीक है, मतलब उनको सही कर देती हैं। अब टूट फूट होगी, अब हड्डी टूटना जैसा थोड़ी ना जो हम लोग को दर्द होगा, वो अंदर कोशिकाएं बहुत महीन होती हैं, हम लोग को आंखों से देखना वो नामुमकिन होता है, ठीक है। तो वो कोशिकाएं ऐसी जिनमें टूट फूट थोड़ी बहुत होती रहती है, उनको ये स्टेम कोशिकाएं सही करा करती हैं। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर या फिर त्वचा निरूपण आदि का उपचार किया जा सकता है। मतलब इनकी सहायता से जो हम लोग होता है हृदय रोग, मतलब जो हार्ट पेशेंट होते हैं, या फिर बहरापन या फिर ब्लड कैंसर जैसे मरीजों में हम लोग इस पद्धति का यूज़ करते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो कैंसर से मरीज होते हैं उनके एक तरह से सर्जन कई तरह की थेरेपी हुआ करती हैं उन लोग की। उसी थेरेपी को जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसी थेरेपी में हम लोग स्टेम कोशिकाओं का वो लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर, ताकि हमारे शरीर के अंदर टूट फूट हो रही है कैंसर की वजह से वो सही हो सके। तो स्टेम कोशिकाओं का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट का मरम्मत के लिए जिस कोशिका का हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है स्टेम कोशिका।
तो बच्चों देखिए आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बचे हैं भी 10 क्वेश्चन और आप लोग के बचे हैं इंपॉर्टेंट, और वो भी सभी 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें फाइल एरिया है ना, बहुत सारे जैसे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बचे हुए हैं। अमीबिया पे 25% से टिप्पणी, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, और कई सारे क्वेश्चन हैं जो भी आप लोग को पढ़ने हैं। लेकिन आज थोड़ा टाइम कम है, इसलिए आप लोग को एक ही पार्ट मिल पा रहा है। पार्ट 2 आपको कल सुबह बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, 10-11 बजे के आसपास आप लोग को पार्ट 2 मिल जाएगा। तो वो पार्ट 2 आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर 8 नंबर वाले क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप 29 फरवरी से पहले उसको देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।